हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि क्लास 9 का रसायन विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ का आज ये वीडियो नंबर 7वां बनने जा रहा है, जिसमें आप गैसों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत बढ़िया तरीके से 2 वीडियो बनाई है, जिसमें ठोस का गुण अलग और द्रव का गुण अलग बताया गया है, बिल्कुल उदाहरण और चित्र के सहित बताया गया है। आज गैसों के गुण के बारे में पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूं कि स्पेशल गैसों के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं गैसों का गुण। तो पहली पॉइंट है इसमें गैसों के गुण का पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि गैसों का गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होता है, यही इसकी परिभाषा भी बताई गई है। आपको परिभाषा वाले वीडियो में जाकर देखिएगा, बताया गया है कि वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस पदार्थ कहते हैं। और गैस की खासियत है कि इसका आकार और आयतन दोनों कैसा होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता है। न आकार फिक्स होता है और ना ही आयतन फिक्स होता है। इससे हम क्रियाकलाप के माध्यम से आपको सबूत दे सकते हैं कि अगर गैस को अगर आप एक सिलेंडर में रखेंगे, जो कि आपके घरों में वो सिलेंडर पाए जाते हैं, ठीक है ना, खाना बनाने वाला सिलेंडर आप देखे होंगे, इसमें रखते हैं। तो यह सिलेंडर जो होता है यह बेलना आकार होता है। सिलेंडर का आकार कैसा होता है, बेलन का आकार होता है। तो सिलेंडर के आकार बेलनाकार है। अगर इसमें गैस भरी गई है तो उस गैस का आकार पूछें आपसे तो कौन सा आकार है इसका, बेलना आकार है, यानी बेलन का आकार है यहाँ पे गैस का। ठीक है, यहाँ पे गैस का आकार कैसा है, बेलन के आकार का है। अब अगर गैस को गुब्बारे में डाल दिया जाए तो गैस को जो गुब्बारे में डाल दिया जाएगा तो गैस का जो आकार हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, गुब्बारे के आकार का हो जाएगा। ठीक है, अगर गैस को किसी दूसरे बर्तन में, जैसे कि कोई ऐसा कोई बॉक्स हो, घनाभाकार बॉक्स का कोई, अगर ऐसा कोई बॉक्स हो, अगर इसमें गैस को बंद कर दिया जाए, गैस के कणों को इसमें बंद कर दिया जाए तो गैस का आकार कैसा हो गया, घनाभ के आकार का हो गया है। ठीक है, तो यानी यहां से यह क्रियाकलाप आपको बताता है कि गैसों का जो आकार होता है वह निश्चित नहीं है। जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का रूप ग्रहण कर लेता है। गैस जो होता है जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का आकार वह ले लेता है। इसका मतलब कि इसका आकार बदलता रहता है, फिक्स नहीं है। उसी को कहते हैं अनिश्चित। जिसका फिक्स नहीं होता है उसे बोलते हैं अनिश्चित, यानी जो बदलता रहता है। ठीक है, आकार तो हो गया इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं आयतन। आयतन को सिद्ध कर देते हैं कि कैसे यह निश्चित नहीं है। तो इसके लिए आपके बुक्स में भी एक क्रियाकलाप है कि आप एक सिरिंज ले लेंगे आप। ठीक है, सिरिंज आप देखे ही होंगे, जो डॉक्टर साहब वो इस्तेमाल करते हैं सिरिंज। ठीक है, ऐसी सिरिंज 3 सिरिंज ले सकते हैं तो बेहतर रहेगा। देखिएगा, हमने यहाँ पे 2 सिरिंज बना लिया, एक तीसरी सिरिंज भी बना दे रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, हमने 3 सिरिंज ले लिया और तीनों सिरिंज में हमें भरना है। इसमें हम भर देते हैं रेत भर देते हैं
बालू के कण भर देते हैं, ठीक है ना। इस सिरिंज में भर देते हैं क्या, बालू के कण भर देते हैं इस तरीके से। और इस वाले सिरिंज में हम भर देते हैं जल के कण, यानी कि इसमें हम ले लेते हैं जल। और इस सिरिंज में क्या है, गैस है। गैस का मतलब है कि हवा, ठीक है। हवा के जो है वो कण भरे जाएंगे इसमें, ऐसे देख रहे हैं, हवा के कण है इसमें, हवा में भरी हुई है। और इसका जो निचला ये नॉब है, जो इसका निचला मुंह है, इसको हम बंद कर देते हैं। सबका निचला मुंह किसी न किसी चीज से क्या होना चाहिए था, बंद होना चाहिए था, ठीक है। और ऊपर से इधर से जो देख रहे हैं, इसका जो पिस्टन है, इसे पिस्टन बोलेंगे। इस पिस्टन को हम दबाएंगे, पिस्टन पूरा इसको घेरे हुए है, इस नली को। इसमें सांस लेने के लिए जगह नहीं रहनी चाहिए, पूरा ये पिस्टन घेरे हुए है, ठीक है। देख रहे हैं 3 सिरिंज, अब देख रहे आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। सिरिंज इसमें क्या है, इसमें हमने रेत भर रखा है, इसमें पानी भर रखा है, और इसमें क्या है, गैस है। गैस माने तो यही हवा है केवल, ठीक है, हवा है। नीचे से बंद है, ऊपर से ऐसे बंद हो गया। यह आयतन प्रूफ करने के लिए, आयतन इसका निश्चित नहीं था, यह प्रक्रिया बताने के लिए आपको बताया जा रहा है। अब ऊपर से इसे क्या करेंगे, दबाएंगे, ठीक है ना। जब ऊपर से इसको दबाएंगे तो ये जब यहां से आएगा, ये आपका पिस्टन यहां तक, और जब इसे दबाएंगे तो ये दबता नहीं है, एकदम इसके आयतन में, अरे इसका जो आयतन इतना भरा हुआ है यहां से लेके यहां तक, ये इसका आयतन है, ठीक है। तो इस बालू का आयतन जो होता है, ये बालू के कारण नहीं दबते हैं, एकदम नाम मात्रा बहुत हल्का से दबेंगे, उसको नगण्य ही मान के चलेंगे आप। अब इस वाटर जो है, ये वाटर जो पानी है, पिस्टन जब यहाँ पे आएगा, जब पिस्टन यहाँ आएगा, जब इसके बाद अगर देखेंगे तो ये पिस्टन दब करके कुछ दूर तक नीचे आएगा। पिस्टन जो है कि इस पानी को दबा करके कुछ नीचे आएगा, यानी पहले इसका आयतन इतना था पानी का, यहाँ से लेके यहाँ तक आयतन था। अब जो क्या है कि जब इसे ऊपर से फोर्स लगाते हैं, दबाते हैं, तो ये पानी कुछ दब जा रहा है, क्योंकि पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, इसलिए पानी थोड़ा सा क्या होगा, दब जाएगा। लेकिन जैसे ही इस गैस के सिलेंडर को हम, इसमें से जो पिस्टन है, इसको जब नीचे कर रहे हैं ऐसे, तो ये काफी हद तक ये पिस्टन जो है, ये वाला, ये नीचे आ जा रहा है, नीचे आ जाएगा। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि देखिए, पहले गैस के आयतन यहाँ तक आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाया गया, इसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया है। यानी इतना बड़ा सिलेंडर में फिर जगह यहाँ तक घेरा रखा था, अब ये दाबने से क्या हो गया, इसका आयतन कम हो जा रहा है। यानी इसके आयतन में बदलाव हुआ ज्यादा मात्रा में, इसके आयतन में बदलाव हुआ थोड़ा सा, और इसमें तो एकदम नगण्य, ना के बराबर बदलाव हो रहा है, इतना बदलाव को देखा नहीं जाता है। तो इससे क्रियाकलाप से सिद्ध होता है कि जो गैस के आयतन होते हैं और जो गैस का आकार होता है, यह क्रियाकलाप आपको आकार प्रदर्शित कर रहा है कि आकार अनिश्चित है, ठीक है ना। इस क्रियाकलाप से क्या सिद्ध हुआ है कि आकार कैसा है, अनिश्चित है, आकार अनिश्चित है। और इस क्रियाकलाप से सिद्ध हो रहा है कि आयतन कैसा है, आपका अनिश्चित है। आयतन अनिश्चित है, यानी आयतन फिक्स नहीं है। और इसका देखिए, ये ठोस था, इसमें, इसके अंदर ठोस था, तो इसका आयतन फिक्स था, इसका आयतन में बदलाव नहीं हुआ, दाबे तो नहीं दबा। इस द्रव में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, नाम मात्रा, यहाँ पे दाबने से, और क्योंकि द्रव कणों के बीच में हल्का सा स्थान था। लेकिन गैस में ज्यादा ही दिखने को बदलाव मिल गया, काफी हद तक पिस्टन नीचे चला आता है दाबने से, यानी गैस का जो आयतन है वो ज्यादा चेंज हो रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो गैस का आयतन है वो फिक्स नहीं है, यानी अनिश्चित है। और जो गैस का आकार है वो भी कैसा है, अनिश्चित है, जिस बर्तन में डालेंगे उसका आकार ले लेता है। तो इस क्रियाकलाप से आपको एक पहली पॉइंट क्या हो गई, सिद्ध हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब दूसरा आ जाते हैं, हम बात करते हैं घनत्व की। दूसरा पॉइंट बात करते हैं घनत्व की, कि गैस के कणों का घनत्व, गैस के कणों का घनत्व द्रव एवं ठोस दोनों से कम होता है। द्रव एवं ठोस दोनों से कम होता है।
हालांकि इससे पिछली वीडियो में हमने प्रूफ करके दिखाया है क्रियाकलाप के माध्यम से कि कैसे तीनों का घनत्व में से ठोस का घनत्व ज्यादा क्यों है, द्रव का घनत्व बीच में रहता है और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। पिछली वीडियो में हमने आपको क्रियाकलाप के माध्यम से समझा दिया है, फिर भी हम हल्का से आपको यहाँ बता देते हैं कि घनत्व का जो सूत्र होता है, जो घनत्व का सूत्र होता है वो होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अब द्रव्यमान उसी का ज्यादा होगा जिसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी। अगर आयतन की बात करें तो हम एक बॉक्स लेते हैं, ऐसा 3 के बॉक्स लेते हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। हमारे बनाने में आपको अंतर दिख रहा होगा, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी बॉक्स की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, लंबाई और जो चौड़ाई है और जो इसकी ऊंचाई है, जितना इस बॉक्स की है उतना ही इन बॉक्सों की भी है। तो इस हिसाब से सभी का आयतन कैसा होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, सभी बॉक्स का आयतन, आयतन का सूत्र होता है, ये कौन सा चित्र है, घनाभ है, तो घनाभ का आयतन सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो सबका आयतन कैसा है, एक जैसा है तीनों बर्तनों का। अब अगर तीनों बर्तनों का आयतन एक जैसा होगा तो इसकी डेंसिटी निकालना होगा। अगर डेंसिटी का मतलब है घनत्व, घनत्व निकालना होगा तो आयतन में हम सबके कोई एक गिनती मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब। सबका आयतन कैसा मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब 3 बॉक्स का। और एक बॉक्स में इसमें हम मिट्टी डाल देते हैं, इसमें क्या डाल दिए हम, मिट्टी, इसमें हमने मिट्टी भर रखा है और इसमें कोई लिक्विड भर रखे हैं, कोई भी पानी है, और इसमें क्या है, हवा है, इसमें हवा भर रखे हैं। अब डेंसिटी निकालने के लिए सूत्र होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन तो सबका सेम है। अब द्रव्यमान का मतलब होता है क्या, द्रव्यमान को परिभाषित करें तो पदार्थ की मात्रा ही द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी में जितना पदार्थ भरा होता है वह उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अब इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है पता है, मिट्टी का। द्रव्यमान मतलब आपकी भाषा में बताऊं तो वजन से मतलब है। तो किसका वजन ज्यादा होगा, तो आप समझ जाएंगे सर मिट्टी का वजन क्या होगा, ज्यादा होगा यहाँ पे। तो मिट्टी का जब वजन ज्यादा होगा तो हम अनुमान मान लेते हैं, ठीक, चलिए मान लेते हैं मिट्टी 5 kg है, पानी को मान लेते हैं कि 2 kg है और हवा को मान लेते हैं कि 1 kg। अनुमान है, ऐसा कुछ है नहीं कि इतना ही है, हम मान लिए। तो अगर हम यहाँ पे 5 kg मानते हैं मिट्टी और यहाँ के दूसरा बॉक्स के लिए मान लेते हैं 2 kg आपका पानी और 1 kg को हवा मान लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम इसे अगर भाग देकर ऐसे लगाएंगे तो इसकी डेंसिटी कितना आएगी, इसकी डेंसिटी आ जाएगी 5 किग्रा प्रति सेमी क्यूब, इसकी आ जाएगी डेंसिटी आपकी 2 किग्रा प्रति सेमी क्यूब और इसकी आ जाएगी डेंसिटी 1 किग्रा प्रति सेमी क्यूब। ऐसी डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। शायद यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 किग्रा प्रति सेमी क्यूब। तो इस हिसाब से किसकी डेंसिटी ज्यादा आ गई, देखिए पहले बॉक्स की यानी जो ठोस है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, फिर द्रव की डेंसिटी इससे कम है, फिर गैस की डेंसिटी यानी घनत्व इससे भी कम है। इसीलिए कहते हैं कि गैस के कणों का घनत्व द्रव एवं ठोस दोनों से कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, ये इसका प्रूफिंग इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम तीसरे गुण की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गैस के कणों में गतिज ऊर्जा ठोस एवं द्रव दोनों से कम होती है, ठोस एवं द्रव दोनों से कम होती है, सॉरी दोनों से ज्यादा होती है, दोनों से अधिक होती है। दोनों से कैसी होती है, अधिक होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है। अब गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा को कैसे परिभाषित करेंगे, इसको परिभाषित करने के लिए आप कह सकते हैं कि जिस कणों के बीच में गति ज्यादा होती है या जो कण ज्यादा गतिशील होते हैं उनकी गतिज ऊर्जाएं भी क्या होती हैं, ज्यादा होती है। ठीक है, परिभाषा तो ऐसे नहीं है, परिभाषा तो कहते हैं कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन आपको समझने के लिए बता दूं कि जो कण ज्यादा गतिशील है उनमें गतिज ऊर्जा ज्यादा है और जो कण कम गतिशील है उनमें गतिज ऊर्जा क्या है, कम है।
अब अगर हम तीनों कण की बात करें, ठोस, द्रव और गैस, तीनों कण की बात करें, तो किसकी गैस किसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये देखिएगा, ऐसे हम पार्टिकल बना रहे हैं सटा सटा करके बहुत, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये सर ठोस के पार्टिकल्स है, यानी कि ठोस के कण है। इसे एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। फिर हल्का सा दूरी बना करके ऐसे आप कणों को बना दीजिए। यह कौन से है? कण, द्रव के कण है। फिर इससे भी ज्यादा दूरी बना के बना दीजिए आप, इससे भी ज्यादा दूरी। यह कौन से कण है? गैस के कण है। ठीक है, चित्र में देख सकते हैं। तो आपको पता है कि ठोस के कण गति नहीं करते हैं या बहुत कम मात्रा में गति करते हैं, इसलिए इसमें गति ऊर्जा कैसी होती है? कम। और द्रव के कण हल्का हल्का गति करते हैं, इसलिए इनकी गति ऊर्जा तो इससे ज्यादा होती है। लेकिन गैस के कण बहुत तेज गति करते हैं। अब इसका एग्जांपल आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि कोई भी परफ्यूम होता है, तो आप जैसे ही इसे खोलते हैं, परफ्यूम अपने ऊपर लगाते हैं, तो परफ्यूम की जो खुशबू है पूरे कमरे में तुरंत फैल जाती है। इसका मतलब कि जो परफ्यूम में था गैस, और गैस आप अपने शरीर पर लगाते हैं, लेकिन सामने आपसे 10-15 फीट की दूरी पर खड़े व्यक्ति को भी महक जाता है। यानी परफ्यूम की स्मेल हवाओं के माध्यम से चली जाती है तुरंत, यानी कि बहुत तेज गतिशील था, इसीलिए वह तुरंत गति करके आपके यहाँ से किसी और व्यक्ति के पास उसकी खुशबू चली जाती है। और पानी बढ़ करके तुरंत बहुत तेजी से नहीं जा पाता है किसी दूसरे के यहाँ। आप अपने यहाँ पानी गिराएंगे तो किसी दूसरे के यहाँ जाने में उसे टाइम लगता है, यानी थोड़ा कम गतिशील है। और ठोस अपने यहाँ गिराएंगे तो ये बिल्कुल नहीं जाने वाला है। ठीक है ना, ठोस एक कण गति नहीं करते हैं, यानी जिसमें जो गति ज्यादा होती है उसकी गति ऊर्जा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। अच्छा, अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो गैस के कणों में स्थितिज ऊर्जा ठोस एवं द्रव से कम होती है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? कि जब कोई ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है तो वह स्थितिज ऊर्जा है। और यहाँ पे समझने के लिए बताऊं कि जो चीज जितना रुका हुआ है, जो जितना स्थित है, उसमें उतना ही ज्यादा स्थितिज ऊर्जा है, और जो जितना चल रहा है उसमें उतना ही ज्यादा गतिज ऊर्जा थी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रुका हुआ कौन सा कण है? गैस, द्रव की ठोस? तो ठोस के कण सबसे ज्यादा रुके हुए हैं या सबसे ज्यादा स्थित हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच में आकर्षण बल सर्वाधिक है। आकर्षण बल के कारण ही ऐसा हो रहा है कि कोई कितना तेज चल रहा है, कोई कितना तेज रुका हुआ है। इसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा है दो लोगों के बीच, इसमें आकर्षण बल कुछ कम है, इसमें आकर्षण बल एकदम कम है। आकर्षण बल कम होने के कारण ये स्वतंत्र हो जाते हैं, और जब ये स्वतंत्र हो जाते हैं इसीलिए बहुत तेजी से क्या करते हैं? गति करते हैं, फ्री हो जाते हैं, क्योंकि इनमें खिंचाव यानी आकर्षण बल है ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। तो इसीलिए ये स्थित नहीं है, रुके हुए नहीं है, इसलिए इसमें स्थिति ऊर्जा क्या है? कम है। किससे किससे? द्रव से भी और ठोस से भी। ठीक है। अच्छा, अगला हम बात कर लेते हैं आपकी संपीडन की। गैस के कणों में संपीडन का गुण ठोस एवं द्रव से अधिक होता है। संपीडन का गुण, संपीडन में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संपीडन। संपीडन का शाब्दिक अर्थ होता है दबाव। क्या होता है? दबाव, यानी जिसको आप ज्यादा दबा सकते हैं उसमें संपीडन का गुण क्या है? ज्यादा है। अब बताइए कि ये ठोस, द्रव और गैस के कण यहाँ पे हैं, कौन से कणों को आप ज्यादा दबा सकते हैं? तो दबा आप उसी को सकते हैं जिनके बीच में जगह हो, और जिनके बीच में जगह ही नहीं है उनको आप दबा ही नहीं सकते हैं। कैसे दबा पाएंगे जब जगह ही नहीं रहेगी? तो एक बेंच पे मान लीजिए कि ये 4-5 बच्चों के बैठने की जगह थी और उसी में आप 5-6 ठेवर बैठा दिए हैं, ढेर के बैठा दिए हैं बच्चों को। तो बताइए अब यहाँ पे इन बच्चों को दाबेंगे अगर तो दबाएंगे, जगह ये नहीं है। लेकिन अगर बेंच की लंबाई इतनी है और यहाँ पे बस ऐसे ही 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं
और बीच में देखिए यहाँ पे जगह खाली है, तो इन बच्चों को क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। और अगर एक ऐसा ब्रेंच है जिसपे आप किनारे बच्चा है और एक यहाँ किनारे बच्चा है, तो बताइए तीनों ब्रेंच पे बैठे हुए बच्चों को किसको आप ज्यादा दबा सकते हैं? तो यहाँ पे जो बच्चे हैं बहुत पास पास हैं, इनको आप दबाएंगे तो ये नहीं दबेंगे, किसी एक साइड में नहीं दबेंगे क्योंकि इनमें फुल जगह भरी हुई है। लेकिन इसमें देखिए दो बच्चों के बीच में कुछ काफी गैप है, यानी कि ये दब सकते हैं, एक आध दो बच्चों को और जगह दे सकते हैं बैठने के लिए। यानी इनमें संपीड़न का गुण जो है, इनमें दबाव का गुण है, और इनमें तो बहुत ज्यादा जगह बची हुई है। इनके दो लोगों के बीच में बहुत जगह है, तो इनको तो बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। इनको दबाएंगे तो यहाँ से यहाँ दबा के सटा सकते हैं। यानी इनमें दबाव बहुत ज्यादा संभव है, इनमें दबाव थोड़ा कम संभव है, इसमें तो एकदम है ही नहीं, समझ लीजिए ठोसों में। तो ये ठोस के कण है, ये द्रव के कण है, और ये गैस के कण है। यानी गैस के कणों के बीच खाली स्थान बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको दबाना बहुत ज्यादा संभव है। यानी संपीड़न का गुण जो होता है वो गैस में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो गैस के कण बहुत दूर दूर है, इसीलिए इनको दबाना ज्यादा संभव है। इसको थोड़ा कम दबाया जा सकता है, इसको तो नाक बराबर दबाया जा सकता है, ठीक है ना। तो संपीड़न का गुण इसमें नाक बराबर होता है, इसमें होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए है कि गैस के कणों में संपीड़न का गुण ठोस एवं द्रव से क्या होता है, ज्यादा होता है, या कहीं सर्वाधिक होता है सबसे। चलिए तो इसे मिटाते हैं। अगला गुण देखिए, हम देखते हैं संघनन। छठवां गुण है आपका संघनन। गैस के कणों में संघनन का गुण पाया जाता है, संघनन का गुण पाया जाता है। अब संघनन क्या होता है, अच्छा इसमें तुलना नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोगों में संघनन होता ही नहीं है। संघनन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इसको मिटा दूं तब ना, देखिएगा संघनन का तात्पर्य है कि जब भी कोई गैस हो और अगर वह द्रव के रूप में आ जाए, यानी कि कोई गैस द्रव के रूप में चली जाती है, तो इस प्रक्रिया को जानते हैं क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यानी संघनन प्रक्रिया से ही यह द्रव बना है, या द्रव जैसे भी बना है उस प्रक्रिया का नाम क्या देते हैं, संघनन। तो हम गैस पढ़ा रहे हैं और गैस जब द्रव में बदलती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यानी कि संघनन प्रक्रिया गैस के कणों में हो सकती है। या संघनन का गुण किसमें पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। तो गैस के कणों में संघनन का गुण पाया जाता है। संघनन क्या होता है, संघनन हमने यहाँ बता दिया कि संघनन क्या होता है, कि जब कोई गैस द्रव अवस्था में जाती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, संघनन। अच्छा एग्जाम्पल की बात करें तो संघनन हमने पिछले वाले वीडियो में बताया आपको अच्छे से कि कोई भी गैस, तो जैसे कि आपको पढ़ाया गया है कि कोई तालाब होता है तो तालाब का पानी अपने आप धीरे धीरे उड़ता है और वाष्प बनता है, और वाष्प बन के कहां चला जाता है, ऊपर आकाश में चला जाता है। धूप से पानी धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है, फिर आकाश में चला जाता है, और आकाश में फिर यही जो वाष्प गया है वह किसी कारणवश ठंडा हो जाता है, किसी कारणवश ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर जब यह ऊपर जब गया था तो यह गैस था, वह गैस का कण हो गया ना, वाष्प जो होती है गैस होती है। तो यह गैस किसी कारणवश ठंडा हो जाती है, और ठंडा हो जाती है उसके बाद वह वर्षा के रूप में, किस रूप में, वर्षा के रूप में नीचे पृथ्वी पर पुनः आ जाती है, जिसको आपको कहते हैं कि बारिश हो रही है। तो तालाब का पानी सूखता है, सूखता नहीं, वाष्प बन के उड़ता है, आकाश में जाता है। आकाश में वह गैस के कण के रूप में घूम रहा है, किसी कारण बस वह ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के पश्चात वह वर्षा का रूप ले लेता है, जल के रूप में आ जाता है। और वह जल जब भारी रहता है, गैस हल्की होती है, तो गैस हल्की होती है इसलिए नीचे नहीं गिरती है, लेकिन जब वह गैस जल का रूप लेती है तो जल भारी होता है, और जब भारी होता है तो ग्रेविटी के कारण वह नीचे आने लगता है। इसीलिए वर्षा जब होती है तो पानी हमेशा नीचे गिरता है, क्योंकि जब गैस था तब तो वह नीचे नहीं आ रहा था, लेकिन जब से गैस ठंडा होकर क्या बनी, वर्षा बनी, तो वहां कहाँ आ गई, डायरेक्ट पृथ्वी पर गई। ये कौन सा प्रक्रिया का उदाहरण है, वर्षा होना संघनन प्रक्रिया का उदाहरण है, ठीक है।
अच्छा, एक दो और एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जब भी आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं अपने घर पे खरीद करके, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं आप, ये मान लीजिए कि कोई आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ला लिए, माउंटेन ड्यू ला लिए या स्प्राइट लिया लिए आप, ठीक है ना। तो जब ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं और फ्रिज में से निकालते थे, पूरा ठंडा होता है, इसके अंदर भरा होता है जल, द्रव भरा होता है, और इसीलिए फ्रिज में से निकालते हैं पूरा ठंडा होता है। इसको आप एक काम करिए, कपड़े से अच्छे से पोंछ के, खूब सूती कपड़ा से बढ़िया से पोंछ के और इसको ऐसे ही रख दीजिए आप। 2 मिनट बाद देखेंगे कि फिर से बोतलवा के ऊपर पानी आ जाता है। कैसे पानी आ गया? ये बोतलवा के ऊपर फिर से पानी चूने लगता है, इतना पानी चूता है कि उससे आपका हाथ दिख जाए, इतना पानी आ जाता है। तो इससे क्या मतलब, वो गर्मी की बेला में, जौने बेला में पूरा बाहर खुली धूप है, कड़ी धूप है, पानी का नामो निशान नहीं है, वो टाइम पे बोतलवा के ऊपर क्या आता है पता है? बोतलवा के ऊपर पानी आ जाता है। ये बोतलवा के ऊपर पनिया कहां से आ गया? क्या बोतलवा फट गया होगा? क्या इसमें सुराख था जो अंदरवा का कोल्ड ड्रिंक किया बाहरवा आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या बाहरवा पानी था? नहीं। तो फिर ये पानी आता कहां से है? तो ये पानी जो भी आता है कोल्ड ड्रिंक के बोतल के ऊपर, यह संघनन प्रक्रिया का उदाहरण है। संघनन के कारण ही अब पानी आ रहा है। तो उस प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। जैसे ही तालाब का पानी या बाहर जितने भी जल वाष्पित हो रहे हैं, सब यह जल वाष्पित होकर, जितने भी तालाब का जल होगा या कहीं का भी जल होगा, तो जब यह वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प के रूप में, किस रूप में? जल वाष्प के रूप में वातावरण में, कहां पे? वातावरण में घूम रहा है। यह जो जल होता है, तालाब का जल, नदी का जल, समुद्र का जल, जितने भी सब जल हैं, धूप के गर्मी की वजह से भाप बनकर उड़ते हैं, और इसी वातावरण में, हमारे आसपास जो वातावरण है, इसी वातावरण में यह जलवाष्प के कण क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। वाष्प भी बोल रहा हूं और जल भी बोल रहा हूं, यानी कि यह एक गैस के कण है, यानी जलवाष्प है, और इस जलवाष्प में हल्का हल्का जल की भी मात्रा होती है, क्योंकि जल ही तो उड़ के जा रहा है गैस बन के, तो उस गैस में जल की भी मात्रा होती है और हवा की भी मात्रा होती है, इसीलिए इसका नाम जल वाष्प होता है। तो यह जल वाष्प के रूप में यह पानी क्या कर रहा है? घूम रहा है। द्रव के रूप में नहीं है, गैस के रूप में यह पानी घूम रहा है। लेकिन आपको बता दूं, यही बताया कि जैसे ही पानी आकाश में जाता है तो किसी कारण बस ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर वह वर्षा का रूप ले लेता है और तुरंत पृथ्वी पर आ जाता है। तो ये बताइए, हमारे आसो पास तो जलवाष्प घूम रहा है, हमारे शरीर के आसपास, आपके रूम में, बाहर, सब जगह जलवाष्प घूम रहा है। तो जब जलवाष्प घूम रहा है, और है बोतलवा जो आप लाए हैं फ्रिज में से लाए हैं, आज जो बोतलवा फ्रिज में से लाए हैं, तो बोतलवा ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा। ये बोतलवा होता है ठंडा, और जैसे ही हवा इस पे टकराती है, कौन? ये जो गैस के जो कण है, ये जो गैस के कण, ये हवाएं, ये क्या आ रहा है? जल वाष्प आ रहा है। देखना, ये कौन जा रहा है? ये जल वाष्प जा रहा है, जो इस बोतलवा से क्या करेगा? टकराएगा, जो इस बोतलवा से टकराता है। और जैसे ही जलवाष्प यानी गैस से कण बोतलवा से टकराते हैं, अब बोतलवा पहले ही से है ठंडा, और ठंडा होती है, बस गैस हवा जाकर चिपक जाती है बोतलवा पे, और गैस हो जाती है ठंडा। और मैं अभी आपको पढ़ाया कि जब किसी कारण बस गैस अगर ठंडा हो जाए तो वह कौन सा रूप ले लेती है? वर्षा यानी जल का रूप ले लेती है। इसीलिए है जलवाष्प बोतलवा पे जाकर टकराती है, और टकराने के पश्चात जल का रूप ले लेती है। इसीलिए बोतलवा कहां से आ जाता है? पानी। यही प्रक्रिया है। तो बोतल के ऊपर क्या रहता है? पानी। वह पानी कहां से आया? वह पानी इस धूप में ही घूम रहा था, लेकिन वाष्प के रूप में घूम रहा था। अब हमें जरूरत थी उस वाष्प को ठंडा करने की, और इस बोतल के माध्यम से वह जल वाष्प ठंडा जाती है और फिर से पानी बन जाती है। ठीक, यह प्रक्रिया समझा गई। तो यह कौन सी प्रक्रिया है? संघनन। यानी कोल्ड ड्रिंक के ऊपर पानी जा रहा है, कौन सी प्रक्रिया है? संघनन प्रक्रिया है। ठीक है, संघनन समझ आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो मैं अभी मिटा दूंगा। चलिए आते हैं अगला गुण की बात करते हैं, 7वां गुण। गैस के कणों में विसरण का गुण पाया जाता है। वैसे तो पाया जाता है गुण द्रव में विसरण का, ठीक है, लेकिन गैस में, द्रव वाले वीडियो में पढ़ाया गया है कि द्रव में जब कोई चीज घुलती है
तो वो क्या कहलाता है, विसरण प्रक्रिया कहलाती है। तो गैस में भी तो घुल जाता है, गैस में भी तो क्या करता है, गैस घुल जाती है, ठीक है ना। तो वह क्या कहलाएगा, आपका विसरण प्रक्रिया है। देखिएगा, तो गैस के कणों में गैस का घुल जाना, गैस के कणों में किसी अन्य गैस का क्या करना, घुल जाना, क्या है, विसरण है। गैस के कणों में किसी अन्य गैस का क्या करना, घुल जाना, क्या है, विसरण है। इसका सर एग्जाम्पल दे दीजिए। तो एग्जाम्पल जानते हैं क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आप परफ्यूम की बोतल, अगर परफ्यूम की बोतल आप यहाँ खोलते हैं तो वह पूरे कमरे में फैल जाती है। कैसे, तो परफ्यूमों में से निकलती गैस है। अब पहले ही से हमारे सामान में क्या है, गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है। आपके सामने कौन सी है, ये सब गैसें हैं। हवा है, वो भी एक गैस ही है। तो पहले ही से एक गैस है हमारे सामने, बहुत सारी गैसें हैं। हम एक परफ्यूम की बोतल में जो निकालते हैं वो एक होती है गैस। और जब परफ्यूम निकालते हैं तो यह परफ्यूम और सामने वाली गैस जो हवाएं हैं, इन दोनों आपस में घुल जाती हैं, तभी तो एक पूरे कमरे में क्या जाती है, गैस फैल जाती है, ठीक है। तो यानी कि गैस गैस में घुली है तभी तो फैली है, अगर घुलती नहीं तो फैलती नहीं। या फिर अगला आप समझ लीजिए कि रसोई गैस जो आपकी LPG सिलेंडर वाली गैस होती है, जब वह गैस आप लीक करने लगती है गलती से, तो आपको पता चल जाता है। जब वह गलती से लीक करती है तो आपको पता चल जाता है। तो आप कैसे जानते हैं, क्योंकि वह गैस जो है हवाओं में घुल गई है। तो गैस का गैस में घुल जाना क्या है, आपका विसरण है, ठीक है। अच्छा, और कोई एग्जांपल, जैसे कि ताजा खाना वाना की खुशबू बहुत अच्छी आती है, कहीं मुर्गा मछली बन रहा है किसी अगल बगल घर में, तो उसकी स्मेल आती है, महक आती है। तो वह जो स्मेल और महक है वह एक गैस के कण होते हैं। और पहले ही से हमारे वातावरण में हवा है, वो भी एक गैस का कण है। तो वह स्मेल और हवा दोनों आपस में घुल जाते हैं, तो हवा हमारे पास तक आती है, इसलिए स्मेल भी हमारे पास तक आ जाती है। यानी वह स्मेल हवा में घुल गई, यानी गैस गैस में क्या करी, घुल गई। तो यह क्या कहलाता है, आपका विसरण कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, आइए अब बात कर लेते हैं, विसरण भी आपको समझ में आ गया। इसका अगला गुण क्या है, गतिज ऊर्जा हो गई, स्थिति ऊर्जा हो गई, आयतन हो गया, स्थिति, संपीड़न, संघनन और विसरण। तो इसके लगभग सारे के सारे गुण क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा गुण इसमें होता नहीं है। तो गैस के गुण इतना ही है, ठीक है। इतना गुणों के बारे में अगर आप जानते हैं गैस के, तो बहुत बेहतर है। तो इसमें देखिए कि क्या समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि गैस का आकार और आयतन दोनों कैसा होता है, अनिश्चित होता है। हमने वो सिरिंज लेके सुई वाला आपको एग्जांपल समझा दिया। गैस से कणों का घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है। घनत्व का मतलब वजन। आप भी समझ सकते हैं कि हवा कम वजन होती है, मिट्टी ज्यादा वजन वाले पड़ जाएगी, पानी उससे हल्का वजन पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए गैस से कणों का घनत्व कैसा सबसे कम होता है। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठोस का। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठोस का, क्योंकि ज्यादा वजन होता है, इसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि इसके कण पास पास होते हैं। अच्छा, गैसों के कणों में गतिज ऊर्जा ना ठोस और द्रव दोनों से ज्यादा होती है, क्योंकि यह इनके बीच में आकर्षण बल कम है, इसलिए फिर रहते हैं, बहुत घूमते हैं, सब घूमते हैं, गति करते रहते हैं, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। अच्छा, गैस के कणों में स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह ठोस और द्रव दोनों से कम होती है, क्योंकि यह ज्यादा रुका हुआ चीज नहीं है। गैस ज्यादा रुका हुआ नहीं है, ज्यादा चलने फिरने वाला। और स्थितिज ऊर्जा उसमें ज्यादा होती है जो रुका हुआ होता है, तो इसीलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा कम रहेगी। अच्छा, अगला है कि गैस के कणों में संपीड़न यानी दबाव का गुण ज्यादा होता है, ठोस से भी द्रव से। इसको ज्यादा दबा सकते हो, क्यों दबा सकते हो, क्योंकि बिचवा में खाली जगह ज्यादा है, और जेकरे बिचवा में खाली जगह ज्यादा था उसको ज्यादा दबा सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि संपीड़न का जो गुण है वो गैसों में ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। अच्छा, गैस के कणों में संघनन का गुण पाया जाता है। तो हमने तो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया संघनन। संघनन क्या होता है, वर्षा होती है संघनन के कारण। आपका ये जो हो रहा है, बोतल के ऊपर पानी टिक जा रहा है, संघनन के कारण, ठीक है ना। कोई गैस जब स्वतः ठंडा होती है उसको जानबूझ के ठंडा मत करना। अगर जानबूझ के ठंडा करोगे तो वह द्रवीकरण में जाता है, जो अगली वीडियो में हमने आपको बता दिया है। अपने आप ठंडा होने देना है, उसे संघनन है, ठीक है ना। अपने आप ठंडा होने देना है, कोई गैस को ठंडा करने नहीं गए थे हम लोग। और अगला कि गैस के कणों में विसरण का गुण पाया जाता है। तो विसरण यानी कि गैस का गैस में घुल जाना क्या है, विसरण है। तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो समझ में तो बिल्कुल आ गया। ठोस, द्रव, गैस तीनों के अलग अलग गुण हमने बता दिए आपको, ठीक है। अब इससे आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि क्या है तीनों का अंतर, यानी कि ठोस, द्रव और गैस के गुणों में अंतर। एक छोटी सी वीडियो बनेगी जिसमें
3 कॉलम बना के तीनों को पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है आपको, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर भी करें। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ताकि आपको सभी वीडियो मिलती रहे, कोई भी नोटिफिकेशन है आपके यहाँ तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक, थैंक यू।